वास्को डी गामा जब भारत से लौट रहा था ना, तो भारत से लौटने के बाद जब इस क्रम में क्या हुआ था, तो उन्होंने अपने शिप में जितना उनका मतलब मसाला हट सकता है उस सारे मसालों को क्या हुआ कि अपने यानी कि शिप में भरा। और कहा जाता है कि जब उसने यानी कि यूरोप पहुंचा ना, तो पुर्तगाल पहुंचा ना, तो पहुंचने के बाद क्या हुआ, उसने जब इस मसाले को जब मार्केट में उतारा ना, तो मार्केट में उतारने के बाद कहा जाता है कि इस मसाले को उन्होंने लगभग 60 गुना मुनाफा कमाया था, यानी 60 गुना ज़्यादा दाम पर बेचा था। क्या साथियों, मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के सीरीज में आज यानी कि हिस्ट्री का आज हमारा पहला क्लास होगा, जिसमें आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। जिसमें आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसका परिचय देखेंगे, परिचय की बात करेंगे यानी इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये प्रश्न बनता है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि जो आधुनिक भारत की शुरुआत है ना, वो कहाँ से माना जाता है, किस काल से माना जाता है। क्योंकि जब हम हिस्ट्री को पढ़ने बैठते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आता है कि जो आधुनिक भारत का इतिहास है ना, उसकी शुरुआत यानी वास्तविक में कब से है। तो इसकी शुरुआत तब से मानी जाती है जब यानी कि यूरोप में क्या हुआ कि नए नए कंपनियों के द्वारा क्या हुआ कि अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए क्या हुआ, उन्होंने नए नए द्वीपों का, नए नए महाद्वीपों का और देशों का खोज करना स्टार्ट किया। जब देशों को खोज करना स्टार्ट हुआ, तो उसी सीरीज में क्या हुआ कि उन्होंने खोजते खोजते क्या हुआ कि भारत के ऊपर भी आया, तो उन्होंने भारत को भी देखा। क्योंकि भारत उस ज़माने के जो अथी था ना, उसमें भारत क्या हुआ करता था कि भारत को इतना यानी कि शक्ति संपन्न था, यानी कि हम अपने आप में एक शक्ति संपन्न थे, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं था। आज हम लोग अमेरिका का देखते हैं कि आज इतना शक्ति संपन्न है, उस ज़माने के ज़माने में हम लोग यानी कि भारत क्या था, पूरी तरह शक्ति संपन्न था, उसके पास सब चीज़ था। इसीलिए यानी सबसे अमीर कंट्री के हम लोग अथी में आते थे, इसीलिए उसमें भारत को हम लोग सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग सबसे अमीर थे। तो जब हम लोग सबसे अमीर थे, तो जितने भी हमारे कंट्री लोग थे यानी कि ज़्यादातर खास करके यूरोप लोग, ठीक है, हमारे के साथ क्या होता था, हमारे साथ उन लोग व्यापार करते थे, व्यापार करने के लिए आते थे। तो यानी कि जब यानी कि यूरोप के कंपनी यानी कि भारत में आगमन होता है ना, तो भारत में आगमन यानी कि यूरोप की कंपनी को भारत में आगमन से ही हम लोग क्या होता है कि आधुनिक भारत के इतिहास हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी बीच में क्या होता है कि 1498 में क्या होता है, 1498 में क्या होता है कि वास्को डी गामा के द्वारा क्या होता है ना कि यानी कि भारत को से व्यापार करने के लिए क्या होता है कि समुद्री मार्ग को खोज कर दिया जाता है। जब समुद्री मार्ग को खोज किया जाता है ना, तो 1498 के बाद यानी कि जब से वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग को खोज किया है, ठीक है, उस समय से हम लोग क्या होता है कि आधुनिक भारत के इतिहास से पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न बनता है कि जब हमारा जो व्यापार था ना, वो यूरोप का जो व्यापार था ना, वो भारत के साथ चल रहा था, तो वास्को डी गामा की क्या ज़रूरत पड़ा कि उसने यानी कि भारत को खोज करने की क्यों ज़रूरत पड़ा, क्योंकि भारत का जो स्थल सीमा से उसके साथ व्यापार हो रहा था, तो आखिर उसको ज़रूरत क्यों पड़ा कि हमें यानी कि समुद्री मार्ग को खोजना है। ठीक है, ये देखिए यूरोप है ना, तो सबसे पहले ये होता है कि उसको आखिर ज़रूरत क्यों पड़ा कि मान लीजिए यूरोप को यानी कि इस वाला रास्ता से उन लोग का व्यापार आखिर हो ही रहा था, ठीक है, तो उनको ये ज़रूरत क्यों पड़ा कि हमें भारत का जो समुद्री मार्ग को खोज करना है। तो ये जो क्षेत्र देखेगा ना, ये जो पूरा ये जो क्षेत्र आपको एरिया दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अरब कंट्री, ठीक है, अरब देश है हमारे। तो उस ज़माने में क्या हुआ था कि अब ये जो यूरोप है ना, तो उसमें क्या होता था कि जो यूरोप था ना और अरब कंट्री था, इन दोनों का आपस में नहीं बनता था। नहीं बनने का मतलब क्या कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत पहले से क्या हुआ करता था कि धर्म युद्ध चलते थे, यानी कि लोग धर्म के आधार पर खूब लड़ा करते थे, यानी कि राजा महाराजाओं ने यहाँ पर क्या हुआ कि खूब लड़ाइयाँ लड़े धर्म के नाम पर। यहीं पे एक इजराइल में एक जगह है जिसका नाम है यरूशलेम, ठीक है, तो जो जेरूसलम है इसके लिए भी क्या जाने कि बहुत बार लड़ाइया हुआ है, ठीक है, यानी कि अभी भी देखिएगा तो ऐसा नहीं कि उसके लिए लड़ाई पड़ेगा, अभी भी हमारे लड़ रहे हैं, यानी कि देखिएगा इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई आखिर क्यों चल रहा है, तो यरूशलेम के लिए चल रहा है। हमास बोलता है कि हमारा यरूशलेम है, वो इजराइल बोलता है कि हमारा है, इसके लिए आज भी देखेंगे कि हर साल यानी कि हज़ारों गोले इजराइल की तरफ हमास में गाजा पट्टी में दागा जाता है, फिर गाजा पट्टी के द्वारा उसमें दागा जाता है, यानी लड़ाइयाँ लड़ क्यों रहे हैं, तो धर्म के आधार पर, यानी कि यरूशलेम को बचाने के लिए मेरा है तो ये मेरा है, यानी कि धर्म के आधार पर अभी भी लड़ाइयाँ हो रहे थे। तो उसी समय जब क्या हुआ था कि जब ये जो कंट्री देख रहे थे, यूरोप के जो लोग देख रहे थे, तो यूरोप के लोग और अरब के लोग में आपस में पड़ता नहीं था, इन लोग भी धर्म के आधार पर बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते थे। तो जो यूरोप के लोग इस वाले रास्ते से जो व्यापार करते थे ना, जो इंडिया आने के लिए देखते हैं, जो पाकिस्तान ये वाला जो क्षेत्र देखते हैं, ऐसा जो व्यापार करते थे, इस वाले से जब यूरोप के लोग जो होता है कि जब भारत के साथ स्थलीय से व्यापार करते थे, तो समस्या ये होता था कि अरब के लोगों क्या होते थे कि इस वाले क्षेत्रों से उनको व्यापार नहीं किया जाते थे,
पहला कारण क्या आता है कि इधर देखिएगा तो पूरी तरह से रेगिस्तान एरिया है। सबसे पहले क्या होता है, अगर इन लोग व्यापार करके इस वाला क्षेत्र से जाते भी तो यहाँ के अरब कंट्री के द्वारा इनको लूट लिया जाता था, अरब के लुटेरे के द्वारा। और दूसरा क्या हुआ था कि धर्म के आधार पर लड़ाई होने के कारण क्या हुआ करता था कि इनको व्यापार अच्छा से करने नहीं दिया जाता था। तो यूरोप के लोग क्या हुआ था कि पूरी तरफ से अरब कंट्री से परेशान थे। इसलिए परेशान थे क्योंकि इनको अच्छा से व्यापार नहीं किया जाता था। तो यूरोप ने सोचा कि अगर मान लीजिए हमें व्यापार करना है इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया के साथ हमें व्यापार करना है, क्योंकि इंडिया उसमें के ज़माने में शक्ति संपन्न था, हम लोग सोने के चिड़िया थे। तो जब हमसे व्यापार करना है तो उसको क्या हुआ था, इसी वाला रास्ता को पता था सिर्फ, यानी कि यूरोप को सिर्फ एक ही रास्ता पता था भारत आने के लिए। तो उसने क्या हुआ कि इस वाला क्षेत्र पर अरब के जब लोग कंट्री हुआ तो उन्होंने क्या हुआ कि अगर हमें भारत के साथ व्यापार करना है ना तो हमें एक नए रास्तों को खोज करना होगा, क्योंकि अगर हम नए रास्ते को नहीं खोज करेंगे तो हम तो इंडिया के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वाला रास्ते से तो अरब के लोग तो हमें आने नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए क्या हुआ ना कि यूरोप में क्या हुआ कि नए रास्ते को खोज करने के लिए, इंडिया में नए रास्तों को खोज करने के लिए क्या हुआ, पूरा हड़कंप मचा। सब लोगों ने क्या हुआ कि पूरी तरह से यानी कि नए रास्ते खोज करने के लिए मतलब सबको कुछ ना कुछ अपना उपाय लगाया। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि जब नए रास्ते जब खोज करने स्थिति हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो यहाँ के राजा थे, यानी कि 2 देश निकल गए, यूरोप के 2 देश निकले। पहला क्या नाम था, स्पेन, और दूसरा था पुर्तगाल। यानी कि स्पेन और पुर्तगाल के जो राजा थे ना, वहाँ के जो राजा थे वो अपने नाविक को कहे कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए, जितना धन दौलत जो भी चाहिए तुम हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम क्या करो कि इंडिया के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालो, यानी रास्ता खोज करो। यानी कि 2 पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा क्या हुआ कि उसके राजा के द्वारा उनके नाविक को क्या हुआ कि मोटिवेट किया गया कि तुम खोज करो। अगर मान लो कि तुम रास्ते में खोज करते जो अगर तुम्हारा कुछ हो जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तुम्हारा जितना भी परिवार का जो खर्चा होगा हम उठाएंगे। यानी कि जो पुर्तगाल और स्पेन के जो राजा थे ना, वो अपने नाविकों को पूरा मोटिवेट किया, बोले कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए, जो भी चाहिए, धन दौलत जो भी चाहिए हम सब देने के लिए तैयार है, लेकिन तुम भारत के लिए क्या होगा कि रास्ता खोज करो। इसी बीच में क्या होता है कि पुर्तगाल से यानी कि एक आदमी निकल के आता है 1498, जिसका नाम क्या है, वास्को डी गामा ना। यानी कि वास्को डी गामा ने क्या हुआ कि 1498 में क्या हुआ, इस वाले रास्ता से क्या हुआ कि उन्होंने क्या हुआ कि सबसे पहले जब यहाँ से अपनी नाव को, जहाज को लिया, सिप को, और लेकर क्या हुआ कि यहाँ पर एक जगह जो यहाँ पर आकर क्या हुआ तो अपना जो अफ्रीका का क्या हुआ सबसे दक्षिणतम बिंदु है, तो जो अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है ना, सबसे पहले यहाँ तक अपनी नाव को लाया। यहाँ तक जो देख रहे हैं ना, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, इस क्षेत्र तक जो पुर्तगाल के लोग थे ना, उन्होंने बहुत सारे लोग आए थे, यानी बहुत सारे लोग आए थे जो इंडिया के खोज करने के चक्कर में, लेकिन उन्होंने यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं किया। यहाँ तक तो उन्होंने आया, लेकिन आने के बाद क्या हुआ कि सारे लोग क्या हुआ कि फिर वापस लौट गए। लेकिन वास्को डी गामा जब भारत आया तो वह एक साहसी इंसान था। उन्होंने क्या हुआ कि यहाँ से अपना साहस दिखाना स्टार्ट किया। वहाँ से क्या हुआ कि इन्होंने इस प्रकार से गया, और जाने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने अरब सागर में जब पहुँचा, यानी कि इस क्षेत्र में पहुँचा, तो वहाँ पर एक भारत के एक मछुआरे थे जो मछली पकड़ रहे थे अपने नाव पर, जिनका नाम क्या है, अब्दुल मजीद। यानी कि एक मछुआरे थे जो अब्दुल मजीद नाम के मछुआरे थे, जिन्होंने क्या हुआ, गुजराती मछुआरे थे जो मछली मारने के लिए क्या हुआ था कि इस अरब सागर में क्या हुआ था कि उन्होंने अपनी नाव को पकड़ रखा। तो जब यानी कि इधर देखिएगा, जो वास्को डी गामा का जब दोबारा आया तो उन्होंने क्या हुआ कि जब इसको एक मछुआरे मिला तो उन्होंने मछुआरे से क्या पूछा कि भाई ये बताओ कि मुझे इंडिया जाना है, तो मुझे इंडिया जाने के लिए तुम रास्ता बताओ। तो जो मछुआरा था ना, जिसका अब्दुल मजीद नाम है, उसने क्या हुआ कि जो हमारा जो पुर्तगाल था, पुर्तगाल वास्को डी गामा, उसको रास्ता बताया। तो उन्होंने रास्ता बताया तो सबसे पहले क्या हुआ कि उन्होंने जो वास्को डी गामा था ना, वो गुजरात के एक जगह का नाम है जिसका नाम क्या है, कालीकट। यानी कि वास्को डी गामा ने सबसे पहले गुजरात में कहाँ पर आया, कालीकट के पास आया, नहीं ठीक है, अपनी जहाज को यहाँ पर लगाया, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कालीकट। जो कालीकट के उस समय के जो साम्राज्य था, जो मतलब वहाँ के जिसका शासन चलता था, वहाँ का राजा था, जिसका नाम क्या था, जैमुरीन, ठीक है। तो जब यानी कि जैमुरीन को पता चला कि कोई यूरोप से यानी कि हमारे साथ व्यापार करने के लिए यानी कि ना हमसे इतना दूर यानी कि समुद्री मार्ग से तय करके आया, तो जब कालीकट के जो राजा जैमुरीन था उसको जब पता चला ना, तो उसने वास्को डी गामा का वो अपने यहाँ बहुत ज़्यादा स्वागत किया, बहुत ज़्यादा यानी कि उसका स्वागत किया, जिसके चलते क्या हुआ कि जो अरब कंट्री थे ना, अरब कंट्री क्या हुआ, इस राजा से उन्होंने नाराज़ हो गया। लेकिन जो कालीकट के जो राजा थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने क्या हुआ कि इसके साथ जो वास्को डी गामा थे ना, उसके साथ खूब वार्ता किया। वार्ता करने के बाद यानी कि जो वास्को डी गामा थे, वास्को डी गामा ने क्या हुआ कि कालीकट के जो राजा थे ना, उनके मदद से क्या हुआ, उन्होंने सारे एरिया में क्या हुआ कि भ्रमण किया, यानी कि घुमा। और घूमने के बाद देखे उन्होंने केरल में जब घुमा तो उन्होंने देखा कि केरल के हर एक जगह आप जहाँ पर जाइएगा तहाँ देखिएगा तो पूरी तरह से मसाले, यानी कि जो गर्म मसाला होता है ना, उस पूरी तरह से देखेंगे कि खाली मसाले ही मसाले दिखाई दे रहे थे। आज भी अगर केरल में आप जाइएगा ना, तो केरल के कहीं भी आप बगल में जाइएगा तो वहाँ मसाले जो होते हैं ऑटोमेटिक उग जाते हैं। अगर मानिए ऐसा तो मसाला की खेती केरल में होता है, लेकिन मतलब जैसे हमारे जिस प्रकार से हमारे यहाँ घास भूसा उग जाते हैं ऑटोमेटिक,
वहाँ पर उस धरती में, उस मिट्टी में क्या होता है कि ऑटोमेटिक मसाला उग जाते हैं। तो जब यानी कि वास्को डी गामा जब देखा कि उन्होंने देखा कि खाली मसाला ही मसाला दिखाई दे रहा है, तो उसने सोचा कि क्यों ना अगर इस मसाले को ले जाकर अगर हम यूरोप में अगर व्यापार किया जाए तो यूरोप में अगर हमें बहुत ज़्यादा नफा मिलेगा। इसी स्थिति से ज़रूरत इसलिए था कि जो यूरोप के लोग थे ना, उन्होंने ज़्यादा मांस मछली खाने वाले लोग थे, और इस सबको पकाने के लिए क्या होता है, गलाने के लिए क्या होता है, हमें मसाले की जरूरत है। अगर मान लीजिए आज ही हम लोग देखते हैं कि कोई भी हम लोग खाना खाते हैं, अगर हम बिना मसाला के खाना खाएंगे तो हमें टेस्ट नहीं आएगा। और यूरोप में ज़्यादातर मांस मछली खाने लोग थे, तो मांस मछली को खाने गलाने के लिए हमें तो मसाला की ज़्यादा जरूरत पड़ता है। इसीलिए क्या होता है, और वहाँ मसाला होता नहीं था, तो इसीलिए क्या हुआ, वास्को डी गामा ने ये सोचा कि अगर इस मसाले को अगर हम ले जाते हैं, ले जाने के बाद अगर हम यूरोप में बेचते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। तो इसीलिए अगर कहा जाता है कि जब यानी कि वास्को डी गामा जब भारत से लौट रहा था ना, तो भारत से लौटने के बाद जब इस क्रम में क्या हुआ था कि उन्होंने अपने शिप में जितना उनका मतलब मसाला हट सकता है उस सारे मसालों को क्या हुआ कि अपने यानी कि शिप में भरा। और कहा जाता है कि जब उसने यानी कि यूरोप पहुंचा ना, तो पुर्तगाल पहुंचा ना, तो पहुंचने के बाद क्या हुआ, उसने जब इस मसाले को जब मार्केट में उतारा ना, तो मार्केट में उतारने के बाद कहा जाता है कि इस मसाले को उन्होंने लगभग 60 गुना मुनाफा कमाया था, यानी 60 गुना ज़्यादा दाम पर बेचा था। ठीक है, तो जब वास्को डी गामा के देखा कि इतना मुनाफा हुआ ना, तो वास्को डी गामा को भी मतलब मन पे हिल गया। इसलिए हुआ कि जैसे देखिए कि उन्हें सबसे पहले उन्होंने क्या हुआ कि 1998 में आया ना, जब इस समय आया तो फिर देखिएगा तो हर फिर देखिएगा कि 4 साल बाद यानी कि 1502 में क्या होगा कि फिर वास्को डी गामा आता है, और सॉरी 1498 नहीं कि जब पहली बार उसने आया था तो 1498 में आया था, और फिर यानी कि उसने मसाले को इतना लाभ पर बेचा, जिसके चलते क्या हुआ कि फिर उन्होंने 1502 में यानी कि फिर 4 साल बाद क्या हुआ कि फिर उन्होंने भारत का यात्रा तय किया। इस प्रकार से क्या हुआ कि पुर्तगाल को क्या हुआ कि भारत से व्यापार करने के लिए उनको एक रास्ता की जरूरत थी, वो रास्ता क्या हुआ कि मिल चुका। इसलिए मिल चुका क्योंकि जब यानी कि इस प्रकार से जब यानी कि वास्को डी गामा जब समुद्र की रास्ता से आया था तो उसको तो कोई रोका तो नहीं था, उसको उल्टा क्या हुआ था कि जैमरून के द्वारा क्या हुआ था, उसको यानी कि पूरा भव्य स्वागत किया गया था। तो ये जो पुर्तगाल थे ना, पुर्तगाल के पास क्या था, एक पॉजिटिव साइन था, इसलिए था व्यापार करने के लिए क्योंकि वहाँ के जो राजा था उनको पूरा सपोर्ट में था। तो पहले कारण ये था कि इनको रास्ता मिल गया, और दूसरा का क्या हुआ कि इनको जो इस रास्ता पर जो निर्भरता था इसको खत्म हो गया। तो उन्होंने सोचा, इन्होंने इतना जल्दीबाजी किया कि जल्दीबाजी करने के कारण क्या हुआ कि 1502 में यानी कि वास्को डी गामा जैसे ही आकर के लौटता है ना, तो 1503 में क्या हुआ कि पुर्तगाल के द्वारा क्या होता है, वहाँ एक मतलब इंडिया में क्या है कि कंपनी का स्थापना कर दिया जाता है। कंपनी का स्थापना इसलिए किया जाता है कि अगर हम जब व्यापार करना ही है तो चलो हम एक अच्छे तरीके से करेंगे। इसीलिए क्या हुआ कि 1503 में ही क्या हुआ कि पुर्तगाल के द्वारा क्या हुआ अपनी एक कंपनी स्थापना कर दिया गया, और कंपनी स्थापना करके उन्होंने क्या हुआ कि व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और फिर 1505 में यानी कि फिर 2 साल बाद क्या हुआ कि अपनी कंपनी को यानी कि नियंत्रण करने के लिए क्या हुआ, उन्होंने एक वायसराय का यानी कि पद यानी कि अर्जित किया। ठीक है, और उन्होंने एक भारत में एक वायसराय भेजा जिसका नाम क्या था, फ्रांसीसी डी अल्फ्रेडो ना। ये भारत में एक आने वाला सबसे प्रथम यानी कि पुर्तगाली था जो वायसराय के पद पर हुआ था। इन्होंने यानी कि 1505 से लेकर के क्या हुआ कि 1500 यानी कि 9 तक यानी कि अपने देश के लिए सेवा दिया। ठीक है, इसके बीच में देखिए जब पुर्तगाल भारत आया था ना, तो पुर्तगाल भारत आया था, इनको पॉजिटिव साइन इसलिए था कि जब पुर्तगाल भारत आया था ना, तो उस समय भारत में इनका कोई कंपटीटर नहीं था। इन्होंने अपने हिसाब से यानी कि भारत के साथ व्यापार किया, इसीलिए इन्होंने लगभग यानी कि भारत के साथ इन्होंने 100 साल तक यानी कि 100 वर्ष तक इन्होंने किया था, व्यापार किया था। और 100 वर्ष में जितना भी उन्होंने मुनाफा कमाया सब पुर्तगाल के यानी कि जेब में गया। तो इसीलिए उन्होंने 100 साल में जितना धन को अर्जित किया था, तो उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना भारत में ही मतलब रच बस दिया जाए, क्यों नहीं भारत में ही हमें मतलब रह जाना चाहिए, क्योंकि हमें बार बार यहाँ से यूरोप आना जाना पड़ता है। इसीलिए अगर हम भारत में ही बस जाते हैं तो हमारे लिए क्या होगा कि एक पॉजिटिव साइन होगा। तो इसीलिए उन्होंने देखिएगा, लेकिन उस समय अगर भारतीय समाज में क्या हुआ करता था ना, उसी समय हुआ करता था कि भारतीय समाज में यानी कि हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या हुआ करता था कि सती प्रथा हुआ करता था। सती प्रथा कहने का मतलब क्या हुआ करता था कि जिस भी मतलब जिससे कपल का जब शादी होते थे ना, तो जब उसका हस्बैंड डेट हो जाता था ना, तो उसकी वाइफ को भी क्या हुआ था क्या किया जाता था कि उसके साथ ही दफना दिया जाता था। यानी कि सती प्रथा का नियम ये होता है कि जिसका हस्बैंड डेट हुआ उस हस्बैंड के सरा पर यानी कि उसकी वाइफ को दफना दिया जाता था।
तो जब यानी कि पुर्तगाल जब इस क्षेत्र में आया था तो उन्होंने देखा कि भारत में ये कुछ अजीब नियम उनको लगा कि भारत में यानी कि जिस लड़की के साथ हस्बैंड उसका डेट हो जाता है तो उसको यानी कि जिंदे उसको जला दिया जाता है। और कहा जाता था कि लड़की ने खुद से अपने आप से क्या हुआ कि अपने पति के साथ सती हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता। अगर मान लीजिए किसी को अगर जिंदा जलाया जाएगा तो उनको भी तकलीफ होगा। अगर हमारे हाथ पैर जल जाते हैं तो हमें इतना तकलीफ होता है, तो किसी को आग में जिंदा जलाया जा रहा है तो क्या उसको तकलीफ नहीं होगा? जो उसको तकलीफ होगा। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो पुर्तगाल थे ना, उन्होंने कहा कि अब इस वाला क्षेत्र में जहाँ जहाँ हमारे कब्जा है ना, यहाँ क्षेत्र में क्या हुआ कि अब हमारा नियम लागू होगा। यानी कि यहाँ पर उन्होंने क्या हुआ कि सती प्रथा को बैन करा दिया। बोला कि जिस पर अगर जिसने हमारे एरिया में सती प्रथा करने की कोशिश किया ना, उसको हम क्या भयानक दंड देंगे। जिसके कारण क्या हुआ कि इन्होंने इस वाला इनका जो क्षेत्र था सती प्रथा तो बैन हो गया, लेकिन जैसे ही इनका सती प्रथा बैन हुआ ना तो सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम दो खड़े हो गए कि जिस अगर मान लीजिए जिस औरत था ना, जिस औरत के हस्बैंड डेट हो गए तो उसने तो अपने पति के साथ सती नहीं हुआ। तो जब उसने अपने ससुराल में रहने के लिए कोशिश किया तो उसके ससुराल वाले भी नहीं रख रहे हैं। इसलिए नहीं रख पा रहे हैं कि उसने अगर कहा कि हमारा बेटा तो रहा नहीं, अब तो हमारा बेटा नहीं रहा तो हम बहू क्यों रखेंगे? तुम तो अपने पति के साथ तो सती हुआ नहीं, तो हम फिर तुमको क्यों रखेंगे? इसीलिए समाज के भय के डर से क्या हुआ कि उन्होंने यानी कि उस लड़की को क्या हुआ कि ससुराल वाले भी नहीं रखने के लिए शादी हुआ। तो जब लड़की अपने यानी कि मायके यहाँ गई तो मायके यहाँ उसके जो फादर थे, ब्रदर थे उसका, तो उन्होंने क्या रखने से इनकार इसलिए कर दिया। बोला कि हम तो तुम्हें शादी कर दी हैं, तुम तो अपने पति के यहाँ रहना चाहिए। अगर हमारे यहाँ रखेंगे, अगर हम तुमको रखेंगे तो हमें लोग क्या कहेंगे? तो सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम हुआ जब पुर्तगालियों ने इस प्रकार के कारनामा किया। तो क्या हुआ कि जिस लड़की का अगर हस्बैंड डेट हुआ, जिसने सती नहीं हुआ अपने पति के साथ, तो उसका ये प्रॉब्लम हुआ कि ना उसको घर वाले रखने के लिए तैयार हो रहे थे, ना उसके ससुराल वाले रखने के लिए तैयार हो रहे थे। तो सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम हो गया। तो उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने इस तरह से एक ऑप्शन क्रिएट करके दिया कि चलो कोई बात नहीं, जिस औरत के हस्बैंड डेट हो गया ना उसको कोई बात नहीं है, जिसको जितना खर्चा होगा, जितना खाना पीना कपड़ा लता जो भी होगा ना वो पुर्तगाल देंगे और उनसे शादी भी पुर्तगाल कर लेंगे। जब ये शुरू में था ना तो बहुत अजीब लगा, बहुत बेकार लगा हम लोगों को। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ कि इस प्रकार से क्या हुआ कि पुर्तगालों ने क्या हुआ फिर हमें अच्छा लगने लगा। इसलिए अच्छा लगने लगा कि जितना भी यानी कि इस वाला क्षेत्र में जिस प्रकार के ऐसे औरत जो जिसका हस्बैंड डेट हो गया, जिसको माई के यहाँ नहीं रख रहे, जिसका ससुराल वाले नहीं रख रहे, उनसे पुर्तगालियों ने शादी कर लिया। अब पुर्तगालियों ने प्लान ये बनाया था कि चलो हम यहाँ शादी अगर कर लेंगे, शादी करके हमें परिवार चाहिए, क्योंकि परिवार के बिना हम कैसे बसेंगे। तो उन्होंने सोचा कि अब हमारे पास परिवार भी हो गया, हमारे पास पैसा भी हो गया, सब चीज़ हो गया। इसीलिए क्या हुआ कि उन्होंने क्या हुआ इस वाला जो क्षेत्र था ना, इस क्षेत्र में क्या हुआ कि उन्होंने धीरे धीरे क्या हुआ कि बसना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उन्होंने पूरी तरह से बस गए। तो यह कहानी थी कि किस प्रकार से पुर्तगाल ने हमारे भारत में यानी कि भारत में एक समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने खोज करते करते धीरे धीरे उन्होंने अपनी कंपनी 1502 में स्थापित किया। फिर अपनी कंपनी को वायसराय भेजा, फिर अपनी कंपनी को धीरे धीरे यानी कि व्यापार करते करते क्या हुआ कि उन्होंने भारत में जब शादी कर लिया उन्होंने और सती प्रथा को बैन कराया। और धीरे धीरे बैन कराते कराते उन्होंने देखिएगा तो अपने यानी कि धीरे धीरे उन्होंने घर बसाना स्टार्ट कर दिया। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो पुर्तगाली थे ना उन्होंने इतना धीरे धीरे शक्तिशाली होते गए कि शक्तिशाली होने के कारण क्या हुआ कि ये जो क्षेत्र देख रहे हैं धीरे धीरे सारा यानी कि पूरा गोवा तक क्षेत्र को धीरे धीरे उन्होंने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने अपना नियम लगाया, जिससे वाटर ब्लू पॉलिसी उन्होंने जारी किया था। जो इंडियन ओशियन जो देख रहे हैं, जो महासागर देख रहे हैं, इसमें क्या हुआ कि उनको अगर किसी व्यक्ति को समुद्र में यात्रा करना होगा तो उनको क्या हुआ कि पुर्तगाली से मतलब एक पत्र जारी करवाना पड़ेगा, जिसका नाम था मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो यहाँ तक कि जो भारत के जो सबसे बड़ा जो सम्राट जिसको अकबर कहा जाता है, अकबर को भी क्या हुआ था कि समुद्र को यात्रा करने के लिए क्या हुआ था कि पुर्तगाली से ही क्या हुआ था कि मैग्ना कार्टा यानी कि एक पत्र जारी करवाना पड़ा था कि हमें समुद्र में यात्रा करना है। तो सोचिए कि जब धीरे धीरे हमारे पास जो पुर्तगाली आए थे एक व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने व्यापार करते करते कैसे कैसे हमारे धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हमारा पुर्तगाली किस प्रकार से उनका क्या क्या नीति थी, क्या थी वाटर ब्लू पॉलिसी, और किस प्रकार से यात्री किस प्रकार से ये आते हैं। फिर उसके बाद डच आते हैं, फ्रेंच आते हैं, फिर ब्रिटेन आते हैं, फिर कैसे आपस में लड़ते हैं। लड़ने के बाद इन जो सबको भागना पड़ता है लास्ट में, और ब्रिटेन यानी कि रहता है, यानी ब्रिटेन ने पूरे भारत को धीरे धीरे गुलाम करता है। उन्होंने लगभग 200 साल तक यानी कि भारत को प्रशासन किया। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास से जो भी यानी कि ऑब्जेक्टिव हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है आप लोग इस प्रकार से कि वास्को डी गामा ने सबसे पहले भारत कब आया था, तो 1498 में आया था। ठीक है, केरल के किस तट पे आया, तो कालीकट तट पे आया था ना। फिर यानी कि किस यानी कि जो गुजराती थी, किस गुजराती की सहायता से यानी कि भारत में आया था, तो ठीक है अब्दुल मनीत की सहायता से आया था। फिर 1505 में क्या हुआ था कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आने वाले के पहला पुर्तगाली था। ठीक है, और यही भारत को क्या हुआ कि वायसराय के पद पर भी बैठा हुआ था ना, और सबसे पहले ये भी आया था। तो ये तब 2-4-5 फैक्ट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अब हम लोग देखेंगे कि पुर्तगाल थे, उनका नीतियाँ क्या क्या है, किस प्रकार से पुर्तगाल ने अपने भारत में यानी कि नीति बनाया था। उसके बाद हम लोग डच देखेंगे, फिर